नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अविनाश गुप्ता में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 सेट की एनालिसिस आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और हर दिन आपको हर सेट की एनालिसिस करवाई जाएगी। 15 दिनों में आपको 15 सेट की एनालिसिस करवाई जाएगी इस YouTube चैनल पर। और साथ ही साथ इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल की उपाधि धारण की थी और साथ ही साथ एक और उपाधि धारण की थी। वह उपाधि का नाम क्या है? वातपी कोंड। वातपी कोंड का भी उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही उपाधि को धारण किया था। और साथ ही साथ नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में रथ मंदिर का भी निर्माण करवाया था। रथ मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इस रथ मंदिर को एक और नाम से जानते हैं हम लोग। किस नाम से जानते हैं? एकाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। एकाश में मंदिर के नाम से जाना जाता है। और आपको पता होना चाहिए ये जो रथ मंदिर है इसकी संख्या है 7। ठीक है। और इसमें जो सबसे छोटा रथ मंदिर है उसका नाम है द्रौपदी रथ। क्या है? द्रौपदी रथ। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकार नहीं मिलता है। ठीक है। वहीं नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कांची में यानी कांचीपुरम में इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कांचीपुरम में। और आपको पता होना चाहिए जो पल्लव राजवंश है इसकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम थी यानी कांची थी। ठीक है। वर्तमान में यह कांचीपुरम तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे एक और पॉइंट याद कर सकते हैं कि जो पल्लव वंश है इसकी स्थापना किसने किया था? श्री विष्णु ने इसकी स्थापना की थी। और साथ ही साथ इसके अंतिम शासक के बारे में अगर बात कर दी जाए, अंतिम शासक, तो इसके हो जाएंगे क्या? कंप वर्मा इस वंश के अंतिम शासक थे। एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, किराता जूनियम। लिख लीजिए, किराता जूनियम के लेखक कौन है? तो भारवी है। अब भारवी किसके दरबार में रहा करते थे पता है? यह श्री विष्णु के दरबार में रहा करते थे। ठीक है। तो यहां से यह क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुप्त काल। गुप्त काल में ही मंदिर बनाने की कला का विकास सबसे पहले हुआ है। ठीक है। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो गुप्त वंश है इसके संस्थापक कौन है? तो आपको पता होगा श्रीगुप्त। और अंतिम शासक कौन है? तो विष्णुगुप्त। ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्रा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। तो हिंद यूनानी शासक मिनांडर को कौन हराया था? तो आपको पता होना चाहिए पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। और यह पुष्यमित्र शुंग जो है यह शुंग वंश की स्थापना भी किए थे। ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना किया था। साथ ही साथ इस वंश का अंतिम शासक जो है क्या नाम है उसका? देवभूति। देवभूति। देवभूति जो है इस वंश का अंतिम शासक है।
ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा इसकी राजधानी है। कहीं कहीं विदिशा भी देता है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो पुष्यमित्र शुंग है, इन्होंने ही या इन्हीं के शासनकाल में भरहुत स्तूप को बनाया गया था, ठीक है। और इसी के समय में 2 गो अश्वमेध यज्ञ भी करवाया गया था। और पुष्यमित्र शुंग के ही समकालीन माने जाते हैं पतंजलि, यह भी बात आप समझ लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो याद रखें, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा, और बैठने के साथ ही साथ इन्होंने मौर्य वंश का स्थापना कर दिया, ठीक है, मौर्य वंश का स्थापना कर दिया। और आपको पता होना चाहिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यह भद्रबाहु से शिक्षा लेकर जैन धर्म को अपना लिए थे, ठीक है। और लेखन विधि से अपना शरीर को यह त्याग दिए थे, ठीक है। 305 ईसा पूर्व में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, 305 ईसा पूर्व में ही सेल्यूकस निकेटर को यह हराए थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, यह आप समझ लीजिए, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और आपको पूछा जाएगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनको सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है, तो यह कौन कहा था? तो याद रखिएगा, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा माना जाता है या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अर्थवेद। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा माना गया है या कहा गया है। अर्थवेद का एक ब्राह्मण है, वह गोपत ब्राह्मण, यह अर्थवेद से ही संबंधित है, ठीक है। अर्थवेद में जो कन्या यानी महिला अगर जन्म ले ली, कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है इसमें, तो इस बात की निंदा की गई है। साथ ही साथ ये सबसे लास्ट में लिखा गया क्या है? वेद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो आपको पता होना चाहिए, इसका उत्तर होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है मोरक्को का रहने वाला था, और इनको जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था एमबीटी, ठीक है। और इनको 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर इनको, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बनाकर चीन भी भेजा, यानी चाइना भेजा गया था 1342 के आसपास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें बताना कौन गलत है। दीवाने खैरात क्या है? दान विभाग है, ठीक है, दान विभाग है। और इसकी स्थापना किसने किया था? एफएसटी ने किया था, एकदम सही है। दीवाने अर्ज क्या है? सैन्य विभाग है, इसकी स्थापना किसने किया था? बलबन ने किया था, यह भी बात सही है। दीवाने कोही क्या है? कृषि विभाग है, इसकी स्थापना एमबीटी ने किया था, यह भी सही है। दीवाने मुतखराज यह है वित्त विभाग, है ना, और इसकी स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है, यानी यही आपका गलत है। और साथ ही साथ एक दो को और याद रखिए, दीवाने बंदगान यह क्या है? यह दास विभाग से संबंधित है, और यह एफएसटी ने इसकी स्थापना की थी। साथ ही साथ एक पूछा जाएगा आपको, दीवाने इस्तिहाक यह क्या है? तो यह पेंशन विभाग है, और इसको बनाया कौन था? तो एफएसटी ने बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1562 में। 1562 में अकबर ने दास प्रथा का भी अंत किया था, और साथ ही साथ खुद हरम दल से मुक्त हुए थे, ठीक है। 63 में देखिए क्या किए थे? तो तीर्थकर समाप्त कर दिए थे, यानी तीर्थकर लेने पर
प्रतिबंध लगा दिए थे, ठीक है। उसके बाद 64 में क्या किए थे, इन्होंने जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया था, जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। वहीं 1556 में क्या हुआ था, तो इनका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, कालानौर में हुआ था ना, पंजाब में पड़ता है, ठीक है। आप याद रखिएगा और याद रख लीजिए 1571 में अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी बनाई थी, है ना, फतेहपुर सिकरी बनाई थी। अब फतेहपुर सिकरी की स्थापना भी 1571 में ही किए थे इन्होंने। तो ये फतेहपुर सिकरी कहाँ से लेके गए थे, तो पहले आगरा था इनकी राजधानी, वहां से उठा के यह लेके गए थे फतेहपुर सिकरी, और फिर 1585 में अपनी राजधानी कहाँ उठा के लेके चल गए थे, लाहौर लेके चल गए थे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा अरवर्दी खां। अरवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब बना 1740 में। गिरिया के युद्ध जब इन्होंने जीता, तब यह बंगाल का यह क्या बन गए, शासक बन गए, और शासक बने, और इनका शासनकाल 1740 से लेकर 1756 तक माना जाता है। अलवर्दी खां, इन्हीं के समय में बंगाल समृद्ध था, शक्तिशाली था। अलवर्दी खां 1740 में बंगाल का नवाब बना। गिरिया के युद्ध 1740 में जीतने के बाद इन्होंने बंगाल का यह शासक बन गए, और इनका शासनकाल बंगाल में 1740 से लेकर 1756 तक माना गया है। और इन्हीं का उत्तराधिकारी था कौन, सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला का ही उत्तराधिकारी था मीर जाफर, और मीर जाफर के बाद राजगद्दी पे बैठा था मीर कासिम, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 सुनिए, क्वेश्चन नंबर 10, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया, तो इसका उत्तर क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के ही शासनकाल में राजकोषागार को मुर्शिदाबाद से उठा के कलकत्ता लाया गया। और साथ ही साथ एक दो पॉइंट और लिख लीजिए आप, कि जो वारेन हेस्टिंग्स के समय में बहुत सारा युद्ध हुआ, बहुत सारा, जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में हुआ, वो वारेन हेस्टिंग्स के ही शासनकाल में हुआ। एक चीज और था कि 1782 से पहले आप आते 1781 में आइए, 1781 में ही कलकत्ता में मदरसा का स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और 1781 के बाद 1782 आए, इस समय बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था, इन्हीं के शासन काल में किया था 1782 में, यह भी आप याद रखें। और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, है ना, और इसी के विरोध में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिस पर महाभियोग लगाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बंगाल विभाजन प्रभावी यानी लागू हुआ था, तो याद रखें 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। हुआ क्या कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ, और लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई, कहीं कहीं 19 जुलाई 1905 को जो है यह बात की घोषणा की कि हम बंगाल विभाजन करेंगे। और उसके बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सम्मेलन बुलाया गया, मीटिंग बुलाया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया स्वदेशी आंदोलन का। और उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन जो होता है, तो इसका विरोध सबसे पहले किसके नेतृत्व में किया गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में ही किया गया था दोस्तों, ठीक है। यानी बंगाल विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905, लेकिन घोषणा हुआ था कब, 19 जुलाई, कहीं कहीं 20 जुलाई भी देता है, 1905 में हुआ था घोषणा। और उसके बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन होगा, इस बात की घोषणा की गई। और उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन के बारे में जान लीजिए। लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल है वो 1899 से लेकर 1905 का
1905 तक इनका शासनकाल है। ठीक है, देखिए सबसे पहले 1901 में आते हैं। 1901 में इन्होंने सिंचाई विभाग की स्थापना की और इसी के तहत इन्होंने सिंचाई इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति की थी। ठीक है, 1902 में इन्होंने पुलिस आयोग की स्थापना की। 1904 में इन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित करवाया। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और साथ ही साथ पूसा में जो है कृषि अनुसंधान संस्थान जो पूसा में है यह भी बनवाया था। तो यह चीज इनका था। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, भूमिज विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड इसका सही उत्तर होगा। वहीं पंजाब से कौन सा विद्रोह है? तो कूका। कूका विद्रोह जो है आपका पंजाब से है और इसके प्रमुख नेता अगर बात कर दिया जाए तो कौन हो जाएगा? भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल जो है इसके प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तो यह बात किसने कहा कि कांग्रेस के जो लोग हैं यह पदों के भूखे हैं? तो यह बात किसने कहा? यह बात कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह बात कहा कि जो कांग्रेस के लोग हैं पदों के भूखे हैं। वहीं अरविंद घोष के बारे में कहा जाता है, इन्होंने बोला कि कांग्रेस जो है यह क्षय रोग से मरने वाली संस्था है ना। तो यह बात अरविंद घोष ने यह बात कही थी। ठीक है, वहीं लॉर्ड कर्जन के बारे में अगर बात कर दिया जाए तो इन्होंने कहा था क्या? कांग्रेस लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी यही इच्छा है कि हम इसे पतन होते हुए देख सकें। यह बात लॉर्ड कर्जन ने कहा था। वहीं लॉर्ड डफरिन क्या बोले थे? तो लॉर्ड डफरिन भी एक चीज कहे थे। वो क्या कहे थे? कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व है। अल्पसंख्यकों का या अल्पसंख्या का है ना का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, तो यह बात इन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर अब 14 में आते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी का रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया? तो सबसे पहले समझिए, जो जलियांवाला बाग हुआ, ठीक है, यह हुआ कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक है, और इसका रिपोर्ट जो है हंटर कमीशन के तरफ से कब प्रकाशित कर दिया गया? तो याद रखें 28 मई के दिन, 28 मई 1920 में जो है इसका रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। भारतीय विद्रोह के कारण बुक के लेखक कौन है? सर सैयद अहमद खान ने यह बुक को लिखा है। वही मोहम्मद इकबाल ने कौन सा बुक लिखा है? तराने हिंद। बुक के लेखक कौन है? तराने हिंद बुक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा मोहम्मद इकबाल है। क्वेश्चन नंबर 16, अलकनंदा और पिंडाल नदी का संगम स्थल कहलाता है। तो अलकनंदा और जो पिंडाल नदी है जहां पर मिलती है उस स्थल को हम लोग कहते हैं कर्णप्रयाग। ठीक है, वहीं अगर बात कर दी जाए रुद्रप्रयाग की तो ध्यान रखिए आप लोग, जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी जो नदी है, मंदाकिनी नदी जो है ये जहां पर मिलती है उसको रुद्रप्रयाग कहेंगे। ठीक है, वहीं अगर बात कर दी जाए विष्णु प्रयाग की तो क्या कहिएगा? धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलन स्थान को हम लोग विष्णु प्रयाग कहेंगे। यानी विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा आकर मिल जाती है। ठीक है, और अलकनंदा और पिंडाल के संगम स्थल को कर्ण प्रयाग कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कर्ण प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी में। ठीक है, काली मिट्टी को ही हम लोग रेंगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं।
ठीक है। और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होता है। और आपको मालूम होगा कि बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से यह काली मिट्टी बनती है। ठीक है। काली मिट्टी में जो काला रंग है, काला रंग, ये किसके कारण आता है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवांश के कारण जो है काली मिट्टी का रंग काला दिखाई पड़ता है। तो किसके कारण? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण ही काली मिट्टी का रंग काला दिखाई पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ा जाता है, डंकन पास के द्वारा जोड़ा जाता है। डंकन पास को ही हम कहते हैं कि डंकन पास जो है यह दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। ठीक है। वहीं 10 डिग्री अगर चैनल की बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच आपका 10 डिग्री, और उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में आपका कोक स्टेट है। ठीक है। पाक तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय का भाग है? तो आपको मालूम है कि नंदा देवी और नंगा पर्वत जो है यह बृहत पर्वत का उदाहरण है। कहीं है बृहत पर्वत? नहीं। आपको मालूम होना चाहिए हिमाद्री को ही बृहत पर्वत के नाम से जानते, बृहत हिमालय के नाम से, पर्वत बोल रहे हैं, हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी नंदा देवी और गंगा पर्वत जो है हिमाद्री हिमालय के भाग है, यानी बृहत हिमालय का भाग है। क्वेश्चन नंबर 20, म्यांमार के साथ भारतीय राज्य की सीमा लगती है 4, कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो यह 4 राज्य है म्यांमार के साथ सीमा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, काराकुम रेगिस्तान कहाँ है? तो याद रखें तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है काराकुम रेगिस्तान। वहीं अगर ईरान में बताया जाए कि ईरान में कौन सा रेगिस्तान है, तो आपको पता होना चाहिए दस्त ए लूट जो है यह ईरान में है, और ईरान के किधर? पूर्वी भाग में है। ठीक है। वहीं सोमालिया में आपका कौन सा रेगिस्तान है? सोमाली रेगिस्तान है। ठीक है। नामिया में नामिम। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? देखिए लाडोगा झील, ओनेगा झील, बेकाल झील, ये सब रसिया में है, रशियन में है। ठीक है। लेकिन वेनिपेग जो झील है यह आपका पड़ता है कनाडा में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा देश जो है आपका लैंडलॉक देश नहीं है? तो इसका उत्तर क्या होगा? पलाव जो है इसका सही उत्तर है। देखिए एशिया में कुल 10 गो कंट्री है जो लैंडलॉक है। इसी तरह यूरोप में 18, अफ्रीका में 10, इसी तरह दक्षिण अमेरिका में 2, है ना, बोल्विया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका में। वही यहाँ पर देखा जाए तो अंडोरा, माल्डोवा, मलावी, ये सब लैंडलॉक देश है। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पलाव। क्वेश्चन नंबर 24, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? केरल राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो गन्ना है बिहार में सबसे ज्यादा अगर होता है तो कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 25, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जैसे पश्चिमी चंपारण,
चंपारण, गोपालगंज, यहां पर एक यानी गन्ना ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, रेखी समिति किससे संबंधित है? तो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। और एक और याद रखिए आप, कौन सा? तो एल के झा समिति, यह भी आपका अप्रत्यक्ष से है, लेकिन जो प्रत्यक्ष कर से समिति है वो है वांचू समिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। भारत सरकार का कौन सा योजना यानी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा भारतमाला, क्योंकि 2017 में यह शुरू किया गया है, लेकिन सुकन्या, सागरमाला और कौशल विकास ये सब जो है 2015 में शुरू किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ? तो आपको मालूम होगा जो बोकारो है स्टील प्लांट, यही एकमात्र जो था वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में, बाद बाकी सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुआ। आपको मालूम होना चाहिए जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो स्थापना हुआ, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महानलोबिस, है ना, पीसी महानलोबिस मॉडल पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा किस क्षेत्र का भाग है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो तृतीय क्षेत्र का भाग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? जब आरबीआई बैंक से लेता है उसको रिवर्स कहते हैं, और जब आरबीआई किसी को देता है उसको रेपो कहते हैं। तो देखिए, रिवर्स रेपो रेट कब कहेंगे? जब कुछ समय के लिए आरबीआई किसी अन्य बैंक से जो पैसा लेता है, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देखते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना, हम भारत के लोग से जो स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 33, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है तो समानता का अधिकार देना पड़ेगा, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 33 का बी, समानता का अधिकार। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान होता है? यह किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो याद रखें दोस्तों, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में था, जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल क्या है इसमें? तो आर्टिकल का जो प्रयोग होगा वो 74 का 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम स्पीकर कौन था जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जीवी मावलंकन। जो जीवी मावलंकन है, इन्हीं के खिलाफ वर्ष 1954 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन यह अस्वीकृत कर दिया गया था। ठीक है, यानी 1954 में पहली बार लाया गया था जीवी मावलंकन के समय में। देखिए, सूचना का अधिकार जो अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत प्रदान किया? तो देखिए, स्वीकृति दिया गया जून, है ना, 15 जून 2005 को यह क्या दिया गया? स्वीकृति दिया गया। लेकिन किसको? आरटीआई को। लेकिन इस आरटीआई को लागू करने की बात कर दी जाए तो कब हुआ? तो याद रखें 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हुआ। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? तो APJ अब्दुल कलाम उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, आरटीआई का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति कब स्वीकृति दिया? स्वीकृति कब दिया? 15 जून 2005 को, यानी ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 36 का ए। 37, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है?
तो याद रखें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पंचायत सचिव करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, उपयुक्त कथन के संबंध में कौन सही है। कथन एक क्या कर रहा है, संसद और राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एवं स्वतंत्र निकाय अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। एकदम सही बात है। यानी निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जो संसद और राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने का उनको अधिकार प्राप्त है। ये तो बात दम सही है। निर्वाचन कथन बी में देखिए, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को, यह भी बात सही है। देखिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, दो होते हैं, उनको हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश कर देंगे राष्ट्रपति को, तो वो हट जाएंगे। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों सही है, लेकिन आर यानी बी जो है ए की व्याख्या नहीं करेगी, यानी उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया। तो याद रखिएगा 14 सितंबर को दिया गया, 1949 में यह दिया गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 40, पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो राज्य सूची का विषय है ना, पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 41, हरित गृह प्रभाव का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। एकदम सही बात है। बढ़े तापमान में सब्जी और फलों का उत्पादन होता है। एकदम गलत। वायुमंडलीय ताप घटता है, नहीं बढ़ता है, यानी उत्तर क्या जाएगा, केवल ए। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। क्यों, देखिए CO2 का प्रयोग जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए भी किया जाता है, ठीक ना, किया जाता है। और यह देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी बहुत खतरनाक है, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो यानी दोनों के लिए यह यूज है। क्वेश्चन नंबर 43, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, जैव सुरक्षा समझौता से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहां पाई जाती है, सुंदरवन में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1972 में पारित किया गया। इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया। देखिए नेचर क्योर जो है मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया है। यह भारत का सबसे उम्र दराज प्रधानमंत्री भी है। उम्र के हिसाब से देखा जाए उम्र सबसे ज्यादा है इस प्रधानमंत्री का, ठीक ना। ठीक है। लेकिन द कोर्ट डांसर, गार्डनर और विसर्जन जो बुक है, इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो याद रखें कुल 5 बार इनको नामित किया गया, किस लिए, नोबेल देने के लिए। पहली बार इनको 1937 में नामित किया गया और लास्ट में 1948 में इनको लास्ट में नामित किया गया था। तो यहाँ क्या बोला है, पहली बार नामित किया गया तो 1937 में। क्वेश्चन नंबर 48, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वियना में है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का स्थापना कहाँ हुआ। तो लुसाने में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान क्या है, लूना 9 जो है सबसे पहले चंद्रमा के सतह पर उतरा था। क्वेश्चन नंबर 50, रत्नागिरी मठ स्थित है। तो उड़ीसा में है रत्नागिरी मठ। क्वेश्चन नंबर 51, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम पर यह आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 52, कौन एक दुर्लभ अम्ल है, CH3COOH यानी
कौन सा हो जाएगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। CH3COOH को हम लोग एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और देख लीजिए और कौन कौन सा है, तो HCOOH यह भी आपका दुर्लभ अम्ल में आ जाता है। H2S यह भी आपका दुर्लभ अम्ल में आ जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा 53 का? ए कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, कार्नेटाइट किसका अयस्क है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो यूरेनियम का। देखिए यूरेनियम का दो अयस्क है, एक है कार्नेटाइट और दूसरा है पिंच ब्लेड। ठीक है ना। वहीं अगर बात किया जाए पोटेशियम का, तो देखिए पोटेशियम का भी दो गो है, दो गो नहीं है बहुत, लेकिन हम दो को बता रहे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है नाइटर और दूसरा है आपका क्या, कार्नेलाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला, क्लोरीन और ब्रोमीन हैलोजन ग्रुप के तत्व है। एकदम सही बात है, हैलोजन ग्रुप के तत्व है। गोल्ड यानी सोना और प्लेटिनियम उत्कृष्ट धातु है। हाँ है। लेड ऑक्साइड यानी PbO, जो लेड ऑक्साइड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, PbO। ठीक है। इसको रिथार्ज कहा जाता है, एकदम कहा जाता है, यानी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 56, किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा, किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा और उसमें मिश्रण बिलियन की कुल मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? बिलियन सांद्रता कहते हैं। सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 57, किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? मेथिल एल्कोहल, है ना। इसका सबसे ज्यादा अगर सेवन कर लेता है आदमी, सेवन कर लेगा सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा अगर सेवन करता है तो या तो ये अंधा हो जाएगा, है ना, और नहीं तो यह मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगा उस व्यक्ति का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, क्या है? पौधे के जड़ यानी मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पराशरण क्रिया के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा लवक फूल और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट, है ना, क्रोमोप्लास्ट। देखिए ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? पौधे के जड़ में, जहां प्रकाश नहीं पहुंचेगा, है ना, जहां प्रकाश नहीं पहुंचेगा वहां ल्यूकोप्लास्ट होगा। ठीक है। और जैसे जड़ में, ठीक है, वहीं क्लोरोप्लास्ट हरा रंग देने के लिए, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वाहिकाएं। वाहिकाएं नहीं है, लेकिन बोल दिया जाए फ्लोएम का आगे भाग कौन कौन सा है, तो क्या क्या हो जाएगा? चार को याद रखिएगा। एक है चालनी नलिकाएं, एक है स, यहां देखिए चालनी नलिकाएं, सकोशिकाएं, वाष्ट तंतु, और एक है मुदु मुदु मुदुतक मुदुतक है। यह चार गो है आपका जो फ्लोएम का भाग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में आइए। जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतु का लक्षण है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इकाइनोडोमेटा। इसका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 51 का। क्वेश्चन नंबर 62, रक्त के थक्का बनने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट, है ना, रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। प्लेटलेट्स भी कर सकते हैं, है ना, यह भी काम करता है। और लिम्फोसाइट जो होता है यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है मानव के शरीर में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, बताइए कौन सा रोग संक्रामक रोग का उदाहरण है? तब मलेरिया। मलेरिया जो एक प्रकार का संक्रामक रोग है। ठीक है, मलेरिया, इसका उत्तर हो जाएगा ए। लेकिन यहाँ बोल दिया जाएगा कि संक्रामक रोग कौन कौन होता है। तो देखिए
क्लोरेरा संक्रामक रोग है, इन्फ्लुएंजा संक्रामक रोग है, निमोनिया संक्रामक रोग है, फाइलेरिया संक्रामक रोग है, मलेरिया संक्रामक रोग है। 64 नंबर क्वेश्चन, भैंसों का उत्तम नस्ल महसाना और सूत्री किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात में आपका महसाना और सूत्री जो जो भैंसों का नस्ल है यह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, पौधे के वृद्धि को नियंत्रण करने वाला हार्मोन ऑक्सीन हार्मोन है और जिबरेलिन हार्मोन जो होता है यह बौना पौधा को लंबा करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है, यानी बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। न्यूनतम कहां होगा? तो भूमध्य रेखा पर। विषुवत पर। शून्य कहां होगा? पृथ्वी के केंद्र पर। ठीक है। फोटोन कण की खोज किसने की? तो याद रखिएगा, जो फोटोन कण है इसकी खोज जो आइंस्टीन ने किया था। ठीक है। लेकिन मेसोन कण बोल देगा, मेसोन कण का खोज किसने किया था? युकावा ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या परिवर्तित नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति जो है परिवर्तित नहीं होती है, जैसे थी वैसे ही रहेगी। यानी ध्वनि की चाल पर अगर दाब का प्रभाव डाल देंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगी तो आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रण छड़ के रूप में किया जाता है? तो कैडमियम और बोरोन के छड़ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 70, दिए गए विकल्पों में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? देखिए, कार्य यह है आपका अदिश राशि। ठीक ना। अदिश राशि पहचानने का एक ही सिद्धांत है, ऊर्जा जितना भी है ना सब अदिश राशि है, और जिसमें भी बल रहेगा उस सब के सब सदिश राशि है। लेकिन विद्युत धारा यह अपवाद है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह आयोजन किया गया। कहां किया गया? दिल्ली में किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, व्यास सम्मान 2022 किसको दिया गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को आपका व्यास सम्मान दिया गया 2022 का। ठीक है। अब क्यों दिया गया? पागल खाना उपन्यास के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया। वहीं असगर वजाहत इनको 2021 का व्यास सम्मान दिया गया था महाबली के लिए। किस लिए? महाबली के लिए। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहां स्थापित किया गया? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, IIT खड़गपुर में परम शक्ति है। ठीक है। लेकिन IIT गांधीनगर में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को रखा गया है। वहीं रुड़की में बात कर दी जाए, IIT रुड़की में तब परम गंगा जो सुपर कंप्यूटर है IIT रुड़की में है। वहीं IIT गुवाहाटी की बात कर दी जाए तो यहाँ परम कामरूप जो है सुपर कंप्यूटर को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 74, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 126 है, एकदम सही। पहला स्थान फिनलैंड का है, एकदम सही है। दूसरा में डेनमार्क, तीसरा में आइसलैंड, यह भी बात सही है, यानी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त परीक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र। 75 का ए इसका सही उत्तर है। मिस्र के साथ जो है साइक्लोन 1 युद्ध अभ्यास हुआ। कहां हुआ? तो राजस्थान में हुआ।
राजस्थान में भी बोलेगा कहाँ, तो जैसलमेर में हुआ था। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय जो दिवस है यह इंदौर में मनाया गया 2023 में। और मुख्य अतिथि जो थे, मुख्य अतिथि तो जो थे वो कौन थे? याद रखिएगा, गुयाना के राष्ट्रपति थे इरफान अली थे। ठीक है। डायस्पोरा अमृतकाल में भारत के प्रगति, यह इसका विषय था। क्वेश्चन नंबर अब 77 में चलते हैं। कर है पर्यटन को प्रोत्साहित देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्पेन में किया गया दोस्तों। 2023 में स्पेन के मैड्रिड में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर का जो है आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, पहला बड़े राज्यों में पहला स्थान कर्नाटक का है, एकदम सही। इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, यह भी सही है। छोटे राज्य में सर्वश्रेष्ठ सिक्किम है, यह भी बात सही है। लेकिन जो बिहार की बात है, बिहार सबसे अंतिम है, यह बात दम गलत है। अंतिम से तीसरा है भैया, है ना, अंतिम से तीसरा है। वही उत्तर प्रदेश की बात कर दी जाए तो 18वां रैंक है इनका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं। 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? तो 13,07,25,310 है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 81, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी बुक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 82, फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए, गोल्डन बूट पुरस्कार एम्बाप्पे को दिया गया, एकदम सही बात है, गोल्डन बूट एम्बाप्पे को दिया गया। और बॉल पुरस्कार मेसी को दिया गया, यह भी बात सही है। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, तो देखिए यह गलत है। अर्जेंटीना यह जो है तीसरी बार खिताब जीता है, पहली बात आप ये रखिए, तो ये तो गलत है। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिज को दिया गया है, एकदम सही बात है। क्वेश्चन नंबर 83, में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य दिसंबर 2022, याद रखिएगा, में यह योजना को लाया था कि जलवायु परिवर्तन मिशन को शुरू किया था, और इसके तहत यह विश्व भारत का पहला राज्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 85, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? क्रिप्स हिपकिंस जो है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और एंथनी अल्बनीज यह ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में कौन है? प्रधानमंत्री हैं। और जॉर्जिया मेलोनी यह इटली के अभी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 86, प्रित्जकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डेविस एलन को दिया गया है, 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद में किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 88, एक तरफ उत्सव है और एक तरफ राज्य है, तो सही सुमेलन करना है आपको। देखिए त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ है, तो केरल में हुआ भैया, तो ये गलत हो गया। खारची उत्सव कहाँ मनाया गया, त्रिपुरा में मनाया गया, मणिपुर लिखा हुआ गलत हो गया। प्रज्ञा उत्सव अरुणाचल प्रदेश में एकदम सही है। परशुराम कुंड महोत्सव यह भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, ठीक है, यानी यह भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है 2023। 2023 तक कालाजार भारत सरकार पूरी तरह से खत्म कर देगा, और WHO ने 2030 में यह लक्ष्य लगा है कि विश्व से हम हटा देंगे कालाजार को। क्वेश्चन नंबर 90, वर्तमान में भारत बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इदरा के अध्यक्ष कौन है, देवाशीष पांडा बनाए गए हैं अभी हाल ही में, जो इदरा के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर, जो इदरा के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है, क्लोज द केयर गैप, ये इसका सही उत्तर है। और आपको मालूम होना चाहिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है, तो इसका उत्तर हो जाएगा टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 93, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, जापान में हुआ 2023, है ना, जापान में हुआ। यह हुआ क्या 49वां, लेकिन अभी कहेगा 50वां, यानी 2024 में कहाँ होगा, तो याद रखिएगा इटली में होगा G7 का बैठक। क्वेश्चन नंबर 94, 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7,06,845 करोड़। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 95, कहा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से लेकर सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम क्या है। तो देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है अप्रैल सितंबर, यानी अप्रैल से सितंबर 2022 वाला में, है ना। उस समय सिंगापुर पहला नंबर पे था, उसके बाद मॉरिशस था, और उसके बाद UAE था, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं। कहा कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और महत्तम समावर्तक 15 है, तो दोनों संख्या का लसक क्या होगा। तो आपको मालूम है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली 3 और दूसरी 4 है, x, ठीक है। अब आपको मालूम है मौसा क्या है 15, दोनों में अगर गुना कर देते हैं तो यह मेरा एक्चुअल संख्या नहीं आ जाएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो ये कितना आ जाएगा, पहला 15 या 45 और 15 चौके 60। अब क्या करना है कि आपको मालूम है कि पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM, यही होता है। पहला संख्या 45, दूसरा 60, HCF 15 आया है और LCM आपका निकालना है। तो 15 चौके 60, 45 को 4 से गुना करेंगे तो 180, तो यही तो LCM है आपका, तो 180 इसका सही उत्तर है। 97, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ सम संख्या के बारे में बोल रहा है, तो पहला सम संख्या x, दूसरा सम संख्या x+2, तीसरा x+4, चौथा x+6, पांचवा x+8 और छठा x+10, 2 3 4 5 6, है ना। इसका औसत बोला है तो इसको जोड़कर भागा 6 और औसत कितना है 25, यही ना है
हाँ 6 को उधर भेजेंगे तो 150 हो जाएगा। यहाँ जोड़िए x 1 2 3 4 5 6 6x प्लस 4 2 6 6 6 12 12 8 20 और 10 30, ये उधर चल जाएगा तो 120 इक्वल टू 6x x इक्वल टू 20। यहाँ पे सबसे छोटा क्या है 20, सबसे बड़ा क्या है ये, तो 20 में से 20 सबसे छोटा बड़ा है क्या 20 प्लस 10 यानी 30, इसका अंतर बोला है क्या हो जाएगा 10, इसका उत्तर हो जाएगा बी 97 का। 98 देखिए, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको मालूम होगा जो स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2 होता है। अब विकर्ण कितना है a प्लस बी का, ये इसको स्क्वायर किए बटा 2। हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटा ये। देखिए अब क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भागा 2 प्लस 2ab बटा 2 तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर देखिए ये आ गया, तो इसको हम नहीं लिख सकते 1 बटा 2 a प्लस बी और प्लस ए बी। तो देखिए है कि नहीं है आपका किस में, ऑप्शन नंबर सी में, इसका आंसर हो जाएगा सी। 99 देखिए 13 14 22 49 113 454 797, तो क्या होगा देखिए इसके बीच का अंतर 1, इसके बीच का अंतर 8, इसके बीच का अंतर 27, इसके बीच का अंतर 64, तो इसके बीच का अंतर 125 आएगा। कैसे, 1 का क्यू 2 का क्यू 3 का क्यू 4 का क्यू 5 का क्यू आएगा और उसके बाद 6 का क्यू आएगा, है ना। तो जोड़िए 125 को 113 में जोड़ेंगे 8 3 2 238, इसका सही उत्तर होगा बी 99 का। क्वेश्चन नंबर 100 इस सेट का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, तो आइए इसको देखते हैं। दिए गए समीकरण को सही मानने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए। तो देखिए 6 को 8 में और 8 को 6 में, 2 को 3 में या 3 को 2 में, 6 को 3 में या 3 को 6 में, 96 को 8 में या 88 को 96 में बदलना है कि हमारा जो है यह समीकरण जो है 768 के बराबर आ जाए। तो देखिए आपको एक एक ऑप्शन लेकर चेक करना है। तो 96 इंटू 6 माइनस 8 डिवाइडेड 2 प्लस 3, इसी के बराबर आपका 768 आना चाहिए। कोई दो संख्या है जिसको आपस में इंटरचेंज करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए लेते हैं हम लोग, यानी 6 की जगह पर 8 रखना है और 8 की जगह पर 6 रखना है। तो 96 इंटू यहाँ 6 है तो यहाँ पे 8 रखेंगे, माइनस 8 है तो यहाँ रखेंगे 6, डिवाइडेड 2 प्लस 3, ठीक है। 96 को जब 8 से गुना करेंगे तो 768 आएगा, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, काटिए कितना मरतबा कटेगा 3 मरतबे, देखिए प्लस 3 और माइनस 3 कट जाएगा आपस में, यानी 668 आ गया। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, 6 और 8 को एक्सचेंज करने पर मेरा समीकरण जो है सेटिस्फाई हो रहा है। दोस्तों यह हो गया आपका 100 प्रश्न कंप्लीट। दोस्तों कल आपको सेट 2 की वीडियो सॉल्यूशन मिलेगी, 2 बजे आपको सेट हमारे चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और रात में 10 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी सॉल्यूशन का। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।